नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 प्राइम देख से बड़ी खबर आपको बता दें, पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र सोनी को निलंबित किया। ज्यादा की बैंक गारंटी के मामले में निलंबन किया गया। ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। कंपनी को नियम विरुद्ध अधिशासी अभियंता ने फायदा पहुंचाया था और इसी को देखते हुए यह बड़ी कार्रवाई अधिशासी अभियंता पर उच्च स्तरीय जांच में एक्सीएन धर्मेंद्र सोनी को भी दोषी पाया गया है। फर्जीवाड़ा कर बैंक गारंटी धर्मेंद्र सोनी को निलंबित किया गया। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ये माना जाए कि जिन जिन लोगों ने पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार किया अब सभी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जो जल जीवन मिशन के साथ साथ पेयजल योजनाओं में जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, उससे पेयजल योजनाएं दम तोड़ रही है। उसी में ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को अलवर के बहरौड़ इलाके में करोड़ों रुपए के टेंडर मिले थे और 2.25 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करवाई थी, लेकिन अधिशासी अभियंता ने नियम विरुद्ध तरीके से ठेकेदार को ये बैंक गारंटी वापस निकलवा करके दे दी और इसकी उच्च स्तरीय जांच भी शुरू हुई थी, लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में जांच को दबा दिया गया था। अब जब सरकार सत्ता बदली है तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू हुई है और शासन सचिव जो बचदेव अग्रवाल हैं, उन्होंने न सिर्फ धर्मेंद्र सोनी को निलंबित किया है बल्कि 16 चीज़ जो गंभीर अनियमितताओं में जांच होती है उसका नोटिस देकर के इनके खिलाफ जांच बिठा दी है, यानी इनको सेवाओं से भी बर्खास्तगी की जा सकती है इनकी। तो चूंकि मामला बेहद गंभीर है, संवेदनशील है, ताकि दूसरा इस तरह का कोई प्रकरण ना हो। जो सरकारी राशि थी, चूंकि बैंक गारंटी होती है वो सरकार की राशि होती है और उसको अधिशासी अभियंता ने नियम विरुद्ध तरीके से इस फर्म के खातों में वापस लौटाने के निर्देश दे दिए थे। तो अब इस पर कार्रवाई हुई है और इस मामले में और भी जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस कार्य को कर रही थी और इसने जो भी कार्य किए हैं उनके खिलाफ भी उच्च स्तरीय जांच अब और आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल राकेश, और एक तरीके से सरकार की मंशा भी साफ हो गई है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर कांग्रेस बीजेपी के जाल में फंस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी कुछ इसी तरह से बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि राम मंदिर का न्योता तो सबको जा रहा है, लेकिन जो राम विरोधी हैं, जिन्हें राम भक्तों की आस्था से फर्क नहीं पड़ता, वो अब अयोध्या से दूरी बना चुके हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अलौकिक अविस्मरणीय अयोध्या धाम में धर्म और सनातनियों की आस्था का प्रवाह हो रहा है। राम को मानने वाले 100 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग में सिर्फ प्रभु का धुन सवार है। ऐसे में अगर कोई राम मंदिर के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका सीधा असर आगामी चुनाव पर पड़ने वाला है और इसका और घातक असर तब हो जाता है जब कोई सियासतदान राम मंदिर के कार्यक्रम को नौटंकी, ढोंग और प्रायोजित बता दे। कुछ ऐसी ही गलती इंडिया गठबंधन के साथियों ने कर दी। कुछ ऐसी ही गलती गांधी और यादव परिवार ने कर दी, जिन्हें राम की नहीं सिर्फ वोट बैंक की पड़ी है। अखिलेश ने कहा मंदिर का निमंत्रण स्वीकार नहीं। सोनिया गांधी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का कार्यक्रम। ममता बनर्जी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ नौटंकी है। ये वो बयान है जो करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए काफी है और ऐसे ही बयान विपक्ष की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे अब बीजेपी मुद्दा बना चुकी है। लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा
मंदिर में वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश जी स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग के लोग कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते। आपने ऐसा नहीं किया, परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। तो क्या प्रभु का निमंत्रण ठुकराना हिंदू आस्था पर सीधा सीधा आक्रमण है, या फिर विपक्ष के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है? क्योंकि जिस तरह बीजेपी राम मंदिर के नाम सियासी प्रयोग कर रही है, उसका असर विपक्ष की रणनीति पर पड़ने लगा है और एक बार फिर इंडिया गठबंधन बीजेपी के बुने जाल में फंसती जा रही है, जैसा कि अखिलेश के बयान से साफ हो जाता है। तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आपकी? पत्रकार साथियों, आप भी मदद करिए किसानों की, आप भी मदद करिए बेरोजगार नौजवानों की। कुछ विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे, जो आए स्वागत है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। हमने तो सबको बुलाया, ट्रस्ट ने कहा प्रधानमंत्री को बुलाया तो विपक्ष के नेता को बुलाओ। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी इंक्लूडेड, उनके अध्यक्षों को बुलाओ। इसलिए हम तो राजनीति नहीं करना चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि पूरा समाज आए, समाज के सब प्रमुख लोग आए, सब राजनीतिक दलों के अध्यक्ष आए। अयोध्या नहीं जाने के तर्क में सिर्फ इतना ही फर्क है कि विपक्षी नेता भी मान चुके हैं कि राम सिर्फ मोदी योगी के हैं। ऐसे में राम मंदिर से अलग कोई नया रास्ता ढूंढा जाए, जिससे देश की जनता का ध्यान मंदिर से हटाया जाए। लेकिन अभी तक विपक्ष किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चलिए, एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस जो है वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरीवश अपनाई हुई है, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। देखिए, पूरे देश में सांस्कृतिक उत्थान का एक माहौल खड़ा हुआ है। पूरे देश में उमंग है, उल्लास का वातावरण है, और जो ये सांस्कृतिक उत्थान का जो कालखंड है, इसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, सभ्यता, मैं देख रहा हूं कि मीडिया भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। नई नई जानकारियां श्री राम मंदिर के बारे में दी जा रही है यंगर जनरेशन को। तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि यंगर जनरेशन ऐसी जानकारियों को कई बार एक्सेप्ट कम कर रहा था, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं कि घरों में जहां जाते हैं बच्चे भी ऐसी जानकारियां कि भाई ऐसी जानकारी भी थी क्या, 500 वर्ष का आंदोलन था क्या, निहंग भी कभी आए थे क्या, ये सब जानकारी, विक्रमादित्य भी कभी इसके लिए आए थे क्या, ये सब जो जानकारियां जो मीडिया जो जनता को दे रहा है, मैं आपके माध्यम से मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है। इन्होंने एक समय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। इन्होंने 1949 में आजादी मिलने के तुरंत बाद जब मूर्तियां, राम की मूर्तियां पाई गई, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला ये मुसीबत है, ये अब यहां से मुसीबत शुरू होने वाली। जब ऐसी चीजों को ये मुसीबत मानेंगे तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं।
तो इन्हीं के जहां जहां इनका रूल होता है वहां वहां धर्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया है, जिसके विरोध में अब पार्टी में बगावती सुर शुरू हो गए हैं। दरअसल कोटा में कई कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि उनका कहना है कि फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और केवल अयोध्या राम मंदिर निमंत्रण पत्र बांटने, घर घर पीले चावल बांटने के साथ ही हिंदू संस्कृति को बचाने और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया और इन सब के बाद में असंतोष फैलने लगा है खुद कांग्रेस पार्टी में। बड़ा झटका कोटा से कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस के नेता कंवर सिंह चौधरी इस पूरी घटना से व्यथित होकर के कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपने तमाम समर्थकों के साथ में फिलहाल भगवान जय श्री राम के झंडे यहाँ पर इनके हाथों में आप देख सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप ये फैसला लेने पर विवश हो गए जिस पार्टी में आप 10 साल से थे? मैंने 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम किया है और छात्र संगठन से लेके यूथ कांग्रेस में और मेन कांग्रेस में विभिन्न पदों पर मैं रहा। मैंने अपना मतलब तन मन और धन सब कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब धरने प्रदर्शनों में मैंने अपने सिर पे लट भी खाए। लेकिन आज जिस प्रकार से कल मुझे पता लगा कि कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर उद्घाटन का 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है उस नोते को इन्होंने ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है। तो आप अकेले या अपने और साथियों के साथ में आप? मैंने मेरे युवा साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और अभी ये शुरुआत है। जिस प्रकार से इन्होंने ये निमंत्रण ठुकराया है, ये हर सनातन प्रेमी के साथ चोट की गई है और इससे हाथ होकर आने वाले समय में बहुत से लोग पार्टी छोड़ देंगे। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने आशंका जताई है कि समारोह में शामिल होने वाले राजनेता और नौकरशाह की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है और माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश हो सकती है, जिसके बाद अयोध्या में सुरक्षा इंतजामों को और भी ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। स्पेशल कमांडो की निगरानी में रहेगी अयोध्या। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर रहेगी पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम और एआई से होगी निगरानी। हवा, पानी और जमीन से होगी अयोध्या की निगहबानी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समारोह की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी, जिसको देखते हुए एसपीजी इसी दिन से अयोध्या की निगरानी शुरू कर देगी। कहीं से सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। अयोध्या की सरयू नदी में मोटर बोट, हवा में ड्रोन और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होंगे। सरयू नदी के रास्ते कोई असामाजिक तत्व अयोध्या में ना घुसे, इसके लिए हाई लेवल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सरयू नदी में तैनात जेटी पर सर्विलांस रूम बनाया गया है, जिससे नदी के रास्ते आने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाएगी। साथ ही नदी का जल स्तर बढ़ने पर भी जेटी अलर्ट देगी और पानी का स्तर घटने पर फिर से अपनी जगह पर स्थापित हो जाएगी। इस जेटी से चौधरी चरण सिंह घाट से गुप्तार घाट तक नदी की निगरानी की जाएगी। तो वहीं एयरपोर्ट की निगरानी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जो यहां आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से राम भक्त हवाई यात्रा के जरिए भी अयोध्या पहुंचेंगे। इसी के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में असामाजिक तत्व भारी भीड़ का फायदा भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की निगरानी रहेगी।
महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पर सुरक्षा एक बेहद अहम मुद्दा है और उसी के मापदंडों का पालन करते हुए अब हो चुकी है इस एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो सुरक्षा बल हैं वह एयरपोर्ट पर तैनात हो चुके हैं और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट पिकेट्स बनाई जाती हैं ताकि जो भी अनहोनी घटना हो तुरंत सीआईएसएफ, हमारे देश के जवान एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अपना मोर्चा संभाल लें। और अगर आप इस ओर यहाँ पर नजर डालेंगे, सीआईएसएफ के जो कमांडो हैं वह भी दिन रात यहाँ पर इस तरीके से एयरपोर्ट का मुआयना करते हैं, वो तैयार करते हैं। तो अब रोज फ्लाइट आएंगी, यहां से जाएंगी, लेकिन इस तरीके से देश की इस उत्कृष्ट अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती यहां पर एयरपोर्ट पर होगी और ये हर एक पहलू का ये पर नजर रखेंगे और हर चीज सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनहोनी न हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 सुरक्षा एजेंसियां रामनगरी के विभिन्न इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों को सघन तलाशी के बाद ही अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है। होटलों, लॉज, धर्मशालाओं में भी टीमें छानबीन कर रही हैं। वहां ठहरे और बुकिंग कराने वालों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी की फ्लीट के रूट पर भी पुलिस टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पीएसी की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनी, 300 यूपी के पुलिसकर्मी, 47 फायर फाइटर, 38 एनडीआरएफ के जवान, 2 यूनिट बम निरोधक दस्ता और 40 रेडियो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एटीएस और एसटीएफ के जवान और अधिकारी भी सिविल कपड़ों में अयोध्या के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, जो आम लोगों की भीड़ में आम आदमी बनकर अयोध्या के साथ साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाएंगे। अयोध्या में आने वाले हर शख्स की निगरानी करने के लिए 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें एआई तकनीक के इस्तेमाल से हर चेहरे की पहचान की जाएगी। अयोध्या को सुरक्षा की नजर से 2 जोन में बांटा गया है, रेड और येलो। रेड जोन में राम मंदिर परिसर और उसके आसपास के मंदिर रहेंगे, जबकि येलो जोन में कनक भवन और हनुमानगढ़ी इलाके की सुरक्षा रहेगी। अयोध्या में 16 जनवरी के बाद से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में हर चेहरे पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाखों की भीड़ में भी वो अवांछित तत्वों की पहचान आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए हर सीसीटीवी कैमरे को एआई तकनीक से जोड़ा गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रेलवे प्रशासन ने अयोध्या के दोनों स्टेशनों पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनमें एआई तकनीक के जरिए स्टेशन पर आने जाने वाले हर चेहरे की पहचान की जाएगी। 22 जनवरी का दिन अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 500 सालों के लंबे संघर्ष और विवादों के बाद रामलला अपने भव्य धाम में विराजेंगे। ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद अयोध्या के चप्पे चप्पे को पुख्ता इंतजामों के साथ सुरक्षित किया जा रहा है। और करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान विभाग की समीक्षा बैठक की है और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अवैध खनन पर पुख्ता लगाम लगाया जाए। अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है। अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने यह बयान दिए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। कहा अवैध खनन पर पुख्ता लगाम लगाया जाए। अधिकारी किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त न करें। मुख्य सचिव सुधांशु पंत और खान सचिव आनंदी समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो अवैध खनन को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्ती दिखा दी है, जहां पर उन्होंने बैठक करते हुए अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिया है कि अवैध खनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई की गई। ये सुनवाई कोर्ट कमिश्नर के
नियुक्ति को लेकर हुई। दोनों पक्षों के बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने जल्द से जल्द कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि वादित परिसर में हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह नष्ट होने पर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विवादित परिसर का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की गई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मामले पर सुनवाई की। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से हमने मांग की थी कि कोर्ट कमीशन नियुक्त कर दिया जाए, तो माननीय न्यायालय के द्वारा इस विषय को सुन लिया गया है और हमने विशेष मांग की थी कि एक रिटायर्ड जस्टिस हो रहे और उसमें 2 अधिवक्ता रहें जो कोर्ट कमीशन में रहेंगे। ये माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था और माननीय न्यायालय ने सभी को सुना है, लेकिन प्रतिवादीगण का ये कहना है कि उनके एक अधिवक्ता नहीं है आज उपस्थित और दूसरा 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है, तो जब तक के लिए इस मामले को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा कि ये नहीं चलेगा और माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना है और सुनने के बाद हमारा विशेष रूप से अनुरोध यह था कि बहुत ही, क्योंकि इमरजेंसी है, वहाँ के जो प्रतीक है हिंदू प्रतीक उन्हें मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और जब हिंदू प्रतीक मिट जाएंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ तुरंत वहाँ पर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए। तो कोर्ट कमीशन नियुक्ति को लेकर के माननीय न्यायालय ने ऑर्डर हमको सुन लिया है और सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व। आज बड़ी खुशी का दिन है कि माननीय न्यायालय ने सभी तथ्य सुन लिए हैं। अब बहुत अच्छा निर्णय आने वाला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त का समय आ गया है। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। सर्वे ऑर्डर के लिए अब आयुक्त की नियुक्ति के लिए आदेश आने जा रहा है। उसमें बहस हो चुकी है। विपक्षी पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगाने का प्रयास किया था, परंतु माननीय न्यायालय ने कहा कि बार बार समय नहीं दिया जाएगा और हमारे सभी हिंदू पक्ष का तथ्य सुना है और अब हमें उम्मीद है। और अब खबर असम से है, जहां पर जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू होगा, उसके बाद कुछ बदलाव के साथ असम में लागू किया जाएगा। असम में आदिवासी समुदाय को यूसीसी से छूट मिलेगी। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we will bring the same bill. So there will be some Assam's innovation into the bill. But of course, in Assam bill, we will exempt tribal community from the ambit of the UCC. पानिया और नवीन बाली गैंग के फरार चल रहे गैंगस्टर अखिल उर्फ माया को स्पेशल सेल की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अखिल राजौरी गार्डन इलाके में एक क्लब में फायरिंग कर फरार हो गया था। ये पहले से लूट, मर्डर, डकैती, धमकी देने, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले में शामिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।